नमस्कार जोहार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RHR एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग कल दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गुलाम वंश जिसका टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक था और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी। और इसके बाद हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जिसका टाइम पीरियड 1211 से 1236 तक था और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और इसे फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसलिए सुल्तान कहा जाता है। फर्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि ये सुल्तान बनने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि ले ली थी। तो ये पहला भारत का सुल्तान था इल्तुतमिश। तो हमने इसके बारे में पढ़ा कल। और 1236 में इल्तुतमिश की मौत होती है और इसका मकबरा दिल्ली में है। अब इल्तुतमिश के बाद हम लोग पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आज हम लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो इल्तुतमिश का ही बेटा था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठता है। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठता है। ये एक अयोग्य शासक था। इसके बारे में हमें कुछ जानना नहीं है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक अयोग्य शासक था। ये अयोग्य शासक था। शासक होने के बावजूद भी ये शासन को चलाता नहीं था। माँ थी, वो शासन चलाया करती थी। तो इसकी माँ का नाम इम्पोर्टेंट है, बस ये आपको याद रखना है। इसकी जो माँ थी उसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी जो कि शासन को चलाया करती थी। इससे ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था ये एक अयोग्य शासक था। इससे कोई मतलब नहीं था, राज व्यवस्था से कुछ मतलब ही नहीं था, बस ये नाम का शासक था। तो होता ये है कि जो तुर्की के अमीर लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं शाह तुर्कान के शासन व्यवस्था में। जैसे तैसे जो ये शासन व्यवस्था को चलाती है शाह तुर्कान, तो तुर्की के जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं इससे और वो मन बनाते हैं कि इनको गद्दी से हटाया जाए। तो इस बीच पे जो एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह की जो बहन थी रजिया सुल्तान, ये क्या करती है, ये जो रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह जो नाम का शासक था इसकी हत्या कर देती है। रजिया सुल्तान हत्या कर देती है। रजिया सुल्तान हत्या कर देती है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान खुद गद्दी पर बैठ जाती है। इसके बाद रजिया सुल्तान बैठती है गद्दी पर। ठीक है, रजिया सुल्तान इसकी हत्या कर अपने भाई की रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर खुद गद्दी पर बैठ जाती है। और रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था 1236 से 1240। ये मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था। ये रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है। अब होता ये है रजिया सुल्तान पे, रजिया सुल्तान एक बहादुर और दिलेर महिला शासिका थी। तो ये अपने भाई की हत्या कर खुद बैठ जाती है और अच्छे से अपने राज को चलाती है। एक अच्छे सुल्तान के तौर पर ये उभरती है। रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम मुस्लिम सुल्तान थी। ठीक है, इससे पहले कोई भी महिला मुस्लिम सुल्तान नहीं बनी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी, जो रजिया सुल्तान या रजिया बेगम थी, रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम प्रथम महिला मुस्लिम रजिया सुल्तान जो थी वो रजिया बेगम जो थी वो रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान थी।
प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी वो पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है और चोगा और कुल्हा पहनकर दरबार में मतलब खुले मुंह जाने लग जाती है मर्दों की तरह। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको लिखवाता हूँ। ये जो रजिया सुल्तान थी वो पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है, त्याग करती है और क्या पहनकर आती है? तो चोगा, जिसे काबा कहा जाता है, और कूला इसे टोपी कहा जाता है। तो रजिया सुल्तान चोगा यानी काबा और कूला यानी टोपी पहनकर अपने दरबार में खुले मुंह आती है। मतलब वो किसी तरह का अपना पर्दा प्रथा सब चीज त्याग देती है और खुले मुंह अपने दरबार में आने लग जाती है। ये और चोगा और कूला पहनकर खुले मुंह आने लगती है। खुले मुंह दरबार में जाने लगी। ठीक है, रजिया ने मलिक जमालुद्दीन को अमीर ए अखूर नियुक्त किया, मतलब कि घोड़े जो होते थे उनका सरदार। ठीक है, तो लिखेंगे मलिक जमालुद्दीन को उसने नियुक्त किया था किस पोस्ट पे? तो अमीर ए अखूर। मतलब क्या है इसका? तो घोड़े का सरदार। घोड़े का सरदार, ठीक है, नियुक्त किया। मलिक जमालुद्दीन को उसने आमिर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। ठीक है, रजिया सुल्तान ने एतगिन को गवर्नर बनाया कहाँ का? तो बदायूं का। और अल्तुनिया, जो कि बाद में चल के रजिया सुल्तान का विवाह उससे होता है, उसे गवर्नर बनाया कहाँ का? तो भटिंडा का। ठीक है, अब होता यह है कि जो तुर्की के अमीर लोग थे वो किसी प्रकार से रजिया सुल्तान से नाराज हो जाते हैं और वो रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करवा देते हैं और गिरफ्तार करवा के दिल्ली ले जाते हैं। ठीक है, तो जो अमीर लोग होते हैं वो रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करवा देते हैं। ठीक है, और दिल्ली ले जाते हैं, रजिया सुल्तान को दिल्ली ले जाते हैं। अमीर लोग गिरफ्तार करवा देते हैं, जो अमीर तुर्की लोग थे वो रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करवा देते हैं और दिल्ली ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। ठीक है, इसके जगह पर सुल्तान बनाया जाता है बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। सुल्तान बनाया, रजिया सुल्तान को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है और उसके जगह पे ये बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। अब रजिया सुल्तान वहाँ से छूट जाती है और वो फिर से गद्दी हासिल करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि समय आता है 13 अक्टूबर 1240 का। 13 अक्टूबर 1240 में होता यह है कि डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। डाकुओं
द्वारा हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई। ठीक है, कहाँ पर? तो कैथल में, कैथल में हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इसलिए रजिया सुल्तान का मकबरा भी वहीं कैथल में बनाया गया। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो भी कैथल में ही है, कैथल में। रजिया सुल्तान के बारे में बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 में गद्दी में बैठती है। रजिया बेगम जो थी वो प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान थी और वो पर्दा प्रथा का त्याग कर देती है और चोला यानी काबा और कुला यानी टोपी पहनकर वो खुले मुंह दरबार में जाने लग जाती है। और वो मलिक जमालुद्दीन को उसने अमीर ए अखुर नियुक्त किया था, यानी घोड़े का सरदार। ठीक है, और उसने एतगीन को गवर्नर बनाया था बदायूं का, और अल्तुनिया जो कि उसके पति थे उसे उसने बनाया था बठिंडा का गवर्नर। और तुर्की अमीरों के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है और उसके जगह पे बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है कैथल में। बस इतना ही पढ़ना है, और उनका मकबरा कैथल में। तो रजिया सुल्तान को हटाने के बाद बरहाम शाह सुल्तान बना था। तो अब हम लोग बरहाम शाह के बारे में जानते हैं। बहराम शाह, बहराम शाह जिसका टाइम पीरियड था 1240 से 1242, 2 साल का ही छोटा सा टाइम पीरियड था इसका। अब बरहाम शाह के साथ ये होता है, बहराम शाह, बहराम शाह को एक पद भी मिला हुआ था। ये पद मिला था इसे नायाब, नायाब ए मुमलकाल, मतलब हेड ऑफ दल चालीसा। ये दल चालीसा का हेड था। ठीक है, कौन? बहराम शाह। बहराम शाह कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनका 2 साल का ही टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि मई 1242 में इन्हें बंदी बनाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। मई 1242 में हत्या कर दी जाती है इसकी, बंदी बनाकर हत्या कर दी जाती है। बंदी बनाकर बनाकर हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी गई। ठीक है, अब क्या होता है, बहराम शाह की हत्या के बाद बहराम शाह का जो भाई होता है मसूद शाह, जिसका नाम है मसूद शाह, वो गद्दी पर बैठता है। इसके बाद बैठता है गद्दी पर इसका भाई मसूद शाह, जिसका टाइम पीरियड है 1242 से 1246 तक। 4 साल का टाइम पीरियड था इसका, भी ज़्यादा नहीं था। अब क्या होता है, ये जो मसूद शाह बहराम शाह का भाई सुल्तान बनता है, इसके साथ होता ये है कि गयासुद्दीन बलबन द्वारा षड्यंत्र कर इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। इसके साथ होता ये है कि जो गयासुद्दीन बलबन द्वारा षड्यंत्र के तहत ये षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र के तहत 1246 में मसूद शाह को गद्दी से
हटा देता है। ये जो गयासुद्दीन बलबन था वो षड्यंत्र रचता है और 1246 में मसूद शाह को गद्दी से हटा देता है। और गद्दी से हटाने के बाद नसरुद्दीन शाह बलबन को और गद्दी से हटाने के बाद नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है, ये जो नसीरुद्दीन महमूद किसे बिठाया जाता है, तो नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम पीरियड था 1246 से 1265 तक। 1246 से 1265 तक नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। किसे हटाकर, तो मसूद शाह जो बहराम शाह का भाई था, उसे षड्यंत्र के तहत गयासुद्दीन बलबन द्वारा हटाया जाता है 1246 में, और नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ठीक है, ये जो नसीरुद्दीन महमूद जो थे वो कुछ खास उन्होंने कुछ करा नहीं। ये एक मतलब अपना सादा जीवन जीते थे, उन्होंने कुछ खास करा नहीं। ये अपना जीवन व्यापन टोपी सीकर करते थे। ये टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, बस इतना ही था इसके बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये जो गयासुद्दीन बलबन था, इसने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से करवाया था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन जो था, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह करवाया। ठीक है, इसके साथ, तो नसीरुद्दीन महमूद के साथ गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह करवाया नसीरुद्दीन महमूद के साथ। ठीक है, अब जो गयासुद्दीन बलबन था, नसीरुद्दीन महमूद को हटाकर खुद गद्दी पर बैठता है। ये जो गयासुद्दीन महमूद था, ये जो गयासुद्दीन बलबन था, वो नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी से हटाकर खुद गद्दी पर बैठता है 1265 में। गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1265 से 1287। ठीक है, इसने गद्दी पर बैठते साथ ही एक बड़ा निर्णय लिया, और इसने देखा कि जो दल चालीसा था उसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी, तो इसने सबसे पहले दल चालीसा का अंत कर दिया। इसने जो दल चालीसा था उसका अंत किया। दल चालीसा का अंत किया। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने दल चालीसा का अंत किया। उस टाइम सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे मंगोल, जो कि मंगोलों ने एक बार दिल्ली में आक्रमण किया। तो दिल्ली में आक्रमण होने के बाद जो ये गयासुद्दीन बलबन थे, उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सफल रहा। ठीक है, ये जो गयासुद्दीन बलबन थे, उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सफल रहे। तो ये बात आप लिख लो।
मंगोलों के आक्रमण से मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सफल रहे। दिल्ली को बचाने में सफल रहे। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सफल रहे। इसके बाद होता यह है कि इनके राज्य में इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ जाती है और इन्होंने एक पॉलिसी चलाया था अपने दुश्मनों के लिए। एक पॉलिसी चलाई थी इन्होंने। एक कानून चलाया था, वो था लौह एवं रक्त कानून। लौह एवं रक्त नीति। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई, लॉ एवं रक्त नीति, ठीक है। और इन्होंने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई, ठीक है। इन्होंने एक प्रथा चलाई, सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाई। ठीक है। इनके दरबार में दो प्रसिद्ध कवि थे। बलबन के दरबार में, बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, दो प्रसिद्ध कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये दो प्रसिद्ध कवि थे इनके दरबार में, ठीक है। अब समय आता है 1287 का। 1287 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। बस इतना ही कुछ पढ़ना था। इसके मृत्यु के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुए, तो इसका परिणाम ये निकल कर सामने आया कि जो गुलाम वंश था उसका अंत हो गया। तो लास्ट रूलर था गुलाम वंश का, बस आपको इसका नाम याद रखना है। तो लास्ट रूलर समुद्दीन कैमूर्स, ये लास्ट रूलर था। इसके बाद गुलाम वंश खत्म हो जाता है और यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवाता हूँ। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बनते हैं, सुल्तान बनते हैं, लेकिन ये एक अयोग्य शासक होते हैं और अयोग्य शासक होते हैं। और इसकी जो माँ होती है शाह तुर्कान, वो शासन व्यवस्था चलाती है, लेकिन जो अमीर तुर्की लोग होते हैं वो इसके शासन व्यवस्था से नाखुश होते हैं, जिसके कारण अमीर तुर्की लोग इसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ को गद्दी से हटाना चाहते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर जो रजिया सुल्तान होती है वो अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर देती है, ठीक है। उसके बाद रजिया सुल्तान खुद गद्दी पर बैठती है। तो इसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक रहता है। और रजिया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम सुल्तान थी और पर्दा प्रथा का त्याग करते हुए चोगा और कुल्हा पहनकर खुले मुंह दरबार में जाने लगती है। और मलिक जमालुद्दीन को वो अमीर अखूर नियुक्त करती है, मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त करती है। इसने एतगिन को गवर्नर बनाया बदायूं का, और अल्तुनिया को गवर्नर बनाया था भटिंडा का। और अल्तुनिया से ही रजिया सुल्तान की शादी होती है, ठीक है।
और अमीर तुर्की लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है रजिया सुल्तान को और दिल्ली ले जाया जाता है। तो और उस रजिया सुल्तान के जगह पे बहराम शाह को सुल्तान बनाया जाता है। उसके बाद 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है कैथल में, और रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में ही है। उसके बाद गद्दी पे जो बहराम शाह बैठता है उसका टाइम पीरियड 2 साल का ही होता है, 1240 से 1242, ठीक है। वो पद में नियुक्त था नायाब ए मुमुल काल, मतलब हेड ऑफ दल चालीसा। दल चालीसा का वो हेड था। मई 1242 में इसे बंदी बनाकर हत्या कर दी गई बहराम शाह की। उसके बाद उसका भाई मसूद शाह गद्दी पर बैठता है 1242 से 1246, 4 सालों के लिए इसका भी टाइम पीरियड होता है। गयासुद्दीन बलबन जो था उसके द्वारा षड्यंत्र रचकर 1246 में इसे गद्दी से हटा दिया जाता है मसूद शाह को, ठीक है। और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया जाता है जिसका टाइम पीरियड होता है 1246 से 1265। नसरुद्दीन शाह एक साधारण व्यक्ति के तौर पर अपना जीवन यापन करते थे। ये टोपी सीकर अपना जीवन निर्माण करते थे, इनको कुछ मतलब नहीं था राजपाट से। तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी का विवाह भी नसरुद्दीन महमूद से करवा दिया था। और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद को 1265 में हटाकर गयासुद्दीन बलबन खुद गद्दी पर बैठते हैं और उनका टाइम पीरियड होता है 1265 से 1287 तक। और ये गद्दी पर बैठते साथ ही करते ये है कि इसने ये दल चालीसा का अंत करते हैं, ठीक है। इसने दल चालीसा का अंत किया और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में भी सफल रहे, जिसके बाद इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। और इन्होंने एक पॉलिसी चलाई अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए या दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए लो एवं रक्त नीति पॉलिसी इसने चलाई, ठीक है। और इसने दो प्रथा चलाई थी, सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाई, ठीक है। बलबन के दरबार में कवि भी थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और 1287 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है। और बस यही एक चीज और आप नोट कर लोगे कि गयासुद्दीन बलबन ने ही नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी, ठीक है, त्योहार की शुरुआत की। बस इसके बाद कोई भी योगी शासक नहीं हुए। लास्ट रूलर जो थे गुलाम वंश के वो समउद्दीन कैमूर्स बने, जो कि उसका तख्ता पलट हो जाता है और गुलाम वंश का अंत हो जाता है। और इसके बाद खिलजी वंश आते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, कल हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, मैं अलविदा लेता हूँ।